हेलो गाइस, आज अपन पढ़ेंगे फिनोल की रासायनिक अभिक्रियाएं। फिनोल की रासायनिक पिछले लेक्चर में हमने फिनोल को किस तरीके से बनाते, फिनोल की विरचन की विधियां जो थी। आज अपन फिनोल की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। ठीक है, फिनोल की अब रासायनिक अभिक्रियाएं क्या क्या है वो। सबसे पहले इनको हमने 5 भागों में बांट दिया है। किस तरीके से? नाइट्रोकरण, हेलोजनन और कोल्बे अभिक्रिया, राइमर-टिमन अभिक्रिया और ऑक्सीकरण। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे अपन नाइट्रोकरण। नाइट्रोकरण फिनोल की जब अभिक्रिया तनु HNO3 और सांद्र HNO3 इन दोनों के साथ अलग अलग रिजल्ट आएंगे। फिनोल की जब अभिक्रिया तनु HNO3 के साथ करवाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा, NO2 और NO2 ऑर्थो और एक बार पेरा पे जुड़ जाएगा। एक बार बन गया ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, एक बार बन गया हमारे पास पेरा नाइट्रोफिनोल। जब फिनोल की अभिक्रिया सांद्र HNO3 के साथ करवाएंगे तो यहाँ से NO2 जो निकलेगा ना, वो ऑर्थोपेरा पे नहीं, तानु पे ही ऑर्थोपेरा पे जुड़ेगा। सांद्र में NO2 जो है वो और दोनों ऑर्थो और एक पेरा तीनों कंडीशन पे जुड़ जाएगा। तो इसको अपन कहेंगे क्या, 2,4,6 पे जुड़ा है तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, या फिर इसी को हम कहते हैं सामान्य नाम इसका पिक्रिक अम्ल। क्या नाम है? पिक्रिक अम्ल। ठीक है, अब पिक्रिक अम्ल के बाद कुछ कुछ बातें हैं जो हमें समझ लेनी चाहिए। सबसे पहले ऑर्थो तथा पेरा समवयवों को वाष्पीय आसवन द्वारा पृथक किया जा सकता है। आंतर आणविक हाइड्रोजन के कारण ऑर्थो नाइट्रोफिनोल भाप द्वारा वाष्पित होती है, जबकि अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध के कारण पेरा नाइट्रोफिनोल जो है कम वाष्पशील होती है। अब देख लीजिए इसका क्या मतलब है। जब फिनोल के देखो अंदर ही अंदर जब हाइड्रोजन बंध बना होता है, यानी एक ही अणु के बीच में, एक ही अणु के अंदर हाइड्रोजन बंध बनता है, उसे हम कहते हैं अंतः आणविक, अंतः या आंत आणविक, अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध, अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध। ठीक है, और अलग अलग अणुओं के बीच में जब हाइड्रोजन बंध बनता है उसे कहते हैं अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध। क्या कहते हैं? अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध। जब अब देखो अंतर आणविक जो हाइड्रोजन बंध होता है वो ज़्यादा मजबूत होता है किससे? अंतः आणविक से। तो अब देखिए इसमें तो सिर्फ देख ये हाइड्रोजन इसी का ही है और ये ऑक्सीजन इसी का ही है, तो एक ही अणु के बीच में ये अपने पास अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध बन रहा है। तो ये क्या होगा, ज़्यादा वाष्पशील होगा। क्या होगा? वाष्पशील, क्योंकि इसका जो बंध है वो टाइट नहीं है, इतना मजबूत नहीं है, तो ये ज़्यादा वाष्पशील होगा और ये कम वाष्पशील होगा। क्यों? क्योंकि ये अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध होता है वो ज़्यादा मजबूत होता है। तो क्या होगा, ये दो अणु मतलब इतने सारे अणु हैं, ये सारे पास में आएंगे, ये एक दूसरे को छोड़ेंगे। अब जब तक एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे तो वो वहाँ के अणु क्या होंगे, वाष्पशील होंगे ही नहीं। तो ये ज़्यादा वाष्पशील होता है और ये कम वाष्पशील, यानी ऑर्थो नाइट्रो जो फिनोल होता है वो ज़्यादा वाष्पशील होता है और पेरा नाइट्रो जो फिनोल होता है वो कम वाष्पशील होता है। ठीक है, इतना समझ में आया? यही लिखा था यहाँ। नेक्स्ट है हेलोजनन। हेलोजनन क्या है? फिनोल की जब अभिक्रिया हम सोडियम कार्बन डाइसल्फाइड में जब ब्रोमीन के साथ करवाते हैं सामान्य ताप यानी 273 केल्विन पर, तो हमारे पास ये जो ब्रोमीन है, यहाँ से निकला जो ब्रोमीन है Br, ये जो माइनस वाला, ये जो ब्रोमीन है क्या हो जाएगा। अब ये जो ब्रोमीन है यहाँ काम कर रहा है किस तरीके से, एक इलेक्ट्रॉन रागी के रूप में कार्य कर रहा है। तो ये जो ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन एक बार ऑर्थो पे और एक बार पेरा के ऊपर आके जुड़ जाएगा। तो ये एक बार ऑर्थो पे जुड़ गया तो ये क्या बन गया हमारे पास, इसका नाम हो गया 2-ब्रोमो, क्या नाम हो गया इसका, 2-ब्रोमोफिनोल। क्या नाम हो गया? 2-ब्रोमोफिनोल। और ये पेरा पे आके जुड़ गया यानी मुख्य उत्पाद ये बनेगा, इसका नाम हो गया 4-ब्रोमोफिनोल। क्या बन गया? 4-ब्रोमोफिनोल। ठीक, इतना समझ में आया? ज़्यादा ये बनेगा मुख्य रूप में पेरा। दूसरा क्या है इसमें, जब अब देखिए जब कार्बन डाइसल्फाइड में हो Br2 तो इस तरीके से ऑर्थो और पेरा पे, लेकिन जब ब्रोमीन जल के साथ, फिनोल की अभिक्रिया किसके साथ, ब्रोमीन जल के साथ करवाई जाती है, ब्रोमीन जल के साथ करवाई जाती है तो फिनोल पे, अब देखो ये जो Br है ना वो दोनों ऑर्थो और पेरा पे जुड़ जाता है। जिस तरीके से उसमें नाइट्रो जुड़ा था इसमें ब्रोमो जुड़ जाएगा हेलोजनन में। ठीक है, ठीक है, तो क्या होगा इसमें, ब्रोमो तीनों पे जुड़ गया तब ये 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल बन गया, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। क्या नाम है इसका, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। अब है तीसरी अभिक्रिया कोल्बे अभिक्रिया, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोल्बे अभिक्रिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या होता है, फिनोल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाने पर हम जानते हैं सोडियम फिनोक्साइड। उसके बाद इसकी अभिक्रिया कार्बन डाइसल्फाइड और H+ की उपस्थिति में, देख लीजिए हम ये समझ सकते हैं
कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड और H+ की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड की 2 ऑक्सीजन और H+ ये COOH का आगमन हो जाएगा और कहाँ जुड़ जाएगा ये ऑर्थो कंडीशन पे। कहाँ पे? ऑर्थो पे। तो जैसे ही हमारे पास फिनोल के ऑर्थो पे COOH जुड़ गया तो इसका नाम जो बन जाता है इसका नाम है सैलिसिलिक अम्ल। क्या नाम है इसका? सैलिसिलिक अम्ल। तो कोल्बी अभिक्रिया में सैलिसिलिक अम्ल बनता है। अगली अभिक्रिया है वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में आते ही रहते हैं ये नाम वाली अभिक्रिया। राइमर टिमान अभिक्रिया। क्या नाम है इसका? राइमर टिमान अभिक्रिया। इसमें क्या होगा? कोल्बी अभिक्रिया में सैलिसिलिक अम्ल बनता है, तो राइमर टिमान में हमारे पास सैलिसल्डिहाइड बनेगा। इसमें COOH ग्रुप आता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप आता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का ग्रुप आता है। और इसमें क्या आएगा? इसमें एल्डिहाइड ग्रुप आएगा ऑर्थो पे। ठीक है, तो कैसे? जब क्लोरोफॉर्म के साथ एक्वस NaOH के साथ अभिक्रिया होती है, क्लोरोफॉर्म प्लस एक्वस NaOH यानी जलीय NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जब फिनोल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हमारे पास मध्यवर्ती के रूप में ये बनता है। क्या बनता है? मध्यवर्ती के रूप में हमारे पास ये बनता है। और मध्यवर्ती के रूप में बनने के बाद फिर क्या होता है देख लीजिए। हमें मध्यवर्ती के रूप में ये बनने के बाद क्या होता है? ये तो है अपने पास मध्यवर्ती। क्या है ये? मध्यवर्ती। ठीक है, मध्यवर्ती में बनने के बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड की जब अभिक्रिया करवाते हैं हमारे पास तो क्या बनता है? ये देखिए CHO ग्रुप की एंट्री हो गई, यहाँ से ये Cl2 हट जाएगा और CHO ग्रुप की एंट्री हो गई। फिर इसकी H+ के साथ अभिक्रिया करवाने पर हमारे पास क्या बन जाता है? सैलिसल्डिहाइड बन जाता है। ठीक है, तो यही फिनोल से सैलिसल्डिहाइड किस में बनता है? राइमर टिमान अभिक्रिया में। किस में? राइमर टिमान अभिक्रिया में। ठीक है, अब अपने पास नेक्स्ट है फिनोल की यशतराज से अभिक्रिया। यशतराज का मतलब होता है जिंक। क्या होता है? जिंक। जब फिनोल की अभिक्रिया जिंक से करवाते हैं, ये तो बहुत सिंपल अभिक्रिया है। यहाँ से जिंक ऑक्साइड के रूप में निकल जाएगा और ये हाइड्रोजन इसके ऊपर आ जाएगी, तो ये बेंजीन प्लस जिंक ऑक्साइड बन जाता है। फोर्थ अभिक्रिया है हमारे पास ऑक्सीकरण। और लास्ट फिनोल की जब अभिक्रिया सोडियम किसके साथ? सोडियम डाइक्रोमेट के साथ। फिनोल की अभिक्रिया सोडियम डाइक्रोमेट के साथ अम्लीय माध्यम यानी H2SO4 के साथ करवाई जाती है तो ये बेंजोक्विनोल बन जाता है। क्या बन जाता है? बेंजोक्विनोल। जब फिनोल को हम क्या कर देते हैं? हवा में खुला छोड़ देते हैं। हवा में जब फिनोल को हवा में खुला छोड़ने पर हमारे पास बेंजोक्विनोल बन जाता है। और बेंजोक्विनोल बन जाता है तो फिर क्या कर देता है? ये फिनोल के गुण को ख़त्म कर देता है। इसीलिए कभी भी फिनोल को कभी भी हवा में खुला नहीं छोड़ते, क्योंकि ये ऑक्सीकृत होकर बेंजोक्विनोल में बन जाता है। तो फिनोल की अभिक्रिया सोडियम डाइक्रोमेट के साथ H2SO4 की उपस्थिति में बेंजोक्विनोल बनता है। तो इसी के साथ हमारी सारी की सारी फिनोल की रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हो गई? समाप्त हो गई। ये देख लीजिए, सबसे पहले हमने पढ़ी थी क्या? सबसे पहले हमने पढ़ी थी नाइट्रोकरण। क्या पढ़ी थी? नाइट्रोकरण। फिर हमने हेलोजनन पढ़ा, हेलोजनन, ये रहा हेलोजनन। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? हेलोजनन के बाद हमारे पास है कोल्बे अभिक्रिया, फिर राइमर टिमान अभिक्रिया और फिर फिनोल की यशतराज से अभिक्रिया और लास्ट अंत में है हमारे पास ऑक्सीकरण। ठीक है, अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर कुछ बात को जो कि समझ में नहीं आई हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं एक वीडियो बना के आपको और समझा दूँ। ठीक है, तो बार बार लेक्चर को देख लीजिएगा। अगर वैसे भी लेक्चर छोटा ही है तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। इसी के साथ थैंक यू।